हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से ऊंची उड़ान के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हम लोग सेट डिस्कशन को लेकर के आते हैं, जीएस के पोर्शन को हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा लेट हो गया है इस जीएस को जाने में, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और आपको पहले से ही प्री नोटिस रहता है कि जीएस का जो क्लास है डिस्कशन का वो आपको बुधवार को जाता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा लेट हो गया है। जीएस में 5 पोर्शन हम लोग देखते हैं, जिसमें करंट अफेयर होता है, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी होते हैं। जिसमें हम जो आपके लिए लेकर के आते हैं वो हम मतलब यहाँ पर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जिसमें आपको पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और करंट का टॉपिक हम लोग देखते हैं। इसके अलावा जो हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का पोर्शन है जिसको नितिन सर कवर करवाते हैं। तो उसी सिलसिले को जारी रखते हुए हम लोग आज बात करते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि सेट 11 का है। और ये 17/3/2024 को आपका टेस्ट हुआ था। तो उसी के सिलसिले को हम लोग जारी रखते हुए चलते हैं। उस जो टेस्ट में क्या पूछा गया, कैसा सवाल था, उसको हम लोग देखते हैं क्या था सवाल और उसका क्या होगा एक बेहतर आंसर। चलिए सबसे पहला हम लोग करंट का सवाल देखेंगे। जैसा कि आपको प्रॉपर दिख रहा होगा, दिख पा रहा होगा जैसा कि आपको। चलिए थोड़ा सा और जूम कर दिया जाए ताकि आपको अच्छे से दिख सके। चलिए शुरू करते हैं। सवाल क्या है जरा गौर करिए। सबसे पहला आपका यहाँ पे सवाल है कि भारत और एशिया के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ। यानी आपसे सवाल पूछा कि भारत और एशिया के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन केंद्र जो है उसका उद्घाटन कहाँ हुआ। ऑप्शन है आपके पास मेरठ, प्रयागराज, भागलपुर और पटना। तो पहले आंसर जान लीजिए, फिर इसके थोड़े से डिटेल्स पे बात करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा पटना। आपको पता होगा पटना गंगा नदी के तट के किनारे बसा हुआ शहर है। गंगा नदी तट के किनारे बसा हुआ एक शहर है। और ये जो डॉल्फिन है ये मुख्यतः जो है भारत में वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में ही देखी गई है और पाई जाती है। इसके बारे में अगर आप जाने कि इसकी पहली बार आधिकारिक खोज कब हुई, यानी कि जो डॉल्फिन भारत के गंगा नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में जो दिख रहा है, ये इसकी आधिकारिक खोज कब हुई। तो डॉल्फिन की जो आधिकारिक खोज हुई, पहले उसका खोज का बात करेंगे फिर शोध केंद्र का बात करेंगे। ये 1801 ईस्वी में हुआ, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था उसी के कार्यकाल में ये खोज किया गया। उसके बाद क्या हो गया कि इसकी जो मतलब एक यूं समझ लीजिए कि ब्रीडिंग सेंटर, क्योंकि इसकी संख्या को भी बढ़ाना पड़ेगा, तो ब्रीडिंग सेंटर जो है इसको मेरठ में लगाया गया। अब थोड़ा सा आते हैं इसको लेकर, डॉल्फिन को लेकर के। डॉल्फिन पता होगा कि भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव में इसको घोषित किया गया है। ये राष्ट्रीय जलीय जीव है, यानी कि जो डॉल्फिन है वो क्या है, डॉल्फिन जो है वो राष्ट्रीय जलीय जीव है। और इसको जो राष्ट्रीय जलीय जीव का मान्यता दिया गया, ये राष्ट्रीय जलीय जीव के तौर पे जो इसे दिया गया, ये दिया गया 2009 में। 2009 में इसे राष्ट्रीय जलीय जीव दिया गया। जबकि 5 अक्टूबर को हम हर वर्ष क्या करते हैं, 5 अक्टूबर को हम लोग राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के तौर पे हम लोग मनाते हैं। दो बातें यहां पर आ गई आपके लिए। पहला क्या आ गया कि जो हम राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित करने की बात करते हैं तो 2009, और इसे राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के तौर पे देखा जाए तो 5 अक्टूबर को मनाते हैं। एक दो बात और समझ लीजिए। यूपी सरकार ने 2023 में, यूपी सरकार, दो राज्य का यहां पर बात करेंगे, एक यूपी सरकार और एक असम सरकार। एक यूपी सरकार और दूसरा कौन सा, असम सरकार। दोनों सरकार ने क्या किया, इसमें से थोड़ा सा यहां समझिएगा कि दोनों सरकार ने क्या किया कि इसको राज्य जलीय जीव घोषित किया। और ये 2023 में और असम 2008 में, 2008 में इसको राज्य जलीय जीव घोषित किया। तो आपका यहां आंसर क्या हो जाएगा, पटना। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल है कि महिलाओं को गर्भपात यानी जिसको एबॉर्शन बोलते हैं, उसको संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना। महिलाओं को एबॉर्शन कराने के लिए संवैधानिक अधिकार देने वाला देश कौन सा बना। तो गौर करिएगा, ये जो देश है, ये देश आपको ऑप्शन में जो दिया है वो है निकारागुआ, बेल्जियम, फ्रांस और स्वीडन। इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। हाल में ही फ्रांस ने क्या किया है,
कि जो महिलाओं के गर्भपात का बात करता है वो उसको कानूनी रूप से पहले ही मान्यता मिला हुआ था। इसको कानूनी रूप से 1974 में ही मान्यता मिल चुका था, लेकिन 2024 में हाल में इसको संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो गया, यानी अब ये संवैधानिक रूप से वैलिड हो गया। फ्रांस के बारे में जान लीजिए। फ्रांस के जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो हैं, इमैनुअल, यहाँ ई कर लीजिएगा, इमैनुअल मैक्रो। फ्रांस के बारे में एक और बात समझ लीजिए कि जो यूरोप है, उस यूरोप की सबसे बड़ी देश है, ये यूरोप की सबसे बड़ी देश है, जिसकी लगभग अगर हम क्षेत्रफल का बात करें तो 5,55,000 स्क्वायर किलोमीटर में टोटल इसका एरिया फैला हुआ है, जो कि यूरोप की सबसे बड़ी देश है। उसकी राजधानी जो है वो पेरिस है। जबकि अगर हम बात करें इसके प्रधानमंत्री तो गैब्रियल अतल जो हैं, गैब्रियल अतल जो हैं ये यहाँ के क्या हैं, ये वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ये राष्ट्रपति हो जा रहे हैं, ये प्रधानमंत्री हो जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन कहाँ किया? देखिए आपसे क्या पूछा कि नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन कहाँ किया? इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? कोलकाता में हुआ। मुंबई, कोच्चि, कोलकाता और मद्रास तो कोच्चि, सॉरी कोलकाता। कोलकाता में एक नदी जाती है, पता होगा आपको, बहुत फेमस नदी है, हुगली नदी, जिसको कटी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और कहा जाता है कि ये मतलब कहा क्या जाता है, ये जो है ये गंगा से ही कट करके ये नदी बनी है, इसलिए इसको कटी गंगा के नाम से भी जानते हैं। मुर्शिदाबाद एक जिला है, वहां पे उसी में एक गरैया करके एक जगह है, वहीं से ये नदी निकलती है। और लगभग जो हुगली नदी है, जिसकी लंबाई 260 किलोमीटर है, इसी नदी के लगभग 520 मीटर नीचे, मतलब इस नदी के 520 मीटर के नीचे, मतलब 520 मीटर जो है उस नदी के नीचे से इसका भी टनल बनाया गया है, जो कि कहा जाता है कि अभी तक का, मतलब यूं समझ लीजिए कि भारत का ये सबसे पहला सुरंग के तौर पे, अगर देखें परिवहन के तौर पे जो हम सुरंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भारत का पहला है हुगली नदी के तट के किनारे। और इस सुरंग की जो, या फिर इस मेट्रो टनल की जो आप यूं समझ लीजिए लंबाई है, ये 10.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो कि कहीं ना कहीं हुगली नदी के नीचे से भी लेकर के जाया गया है। तो इसका आंसर आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको कोलकाता हो जाएगा। हुगली नदी आप देख लीजिए 260 किलोमीटर है, और हुगली नदी की भी दो सहायक नदी हो जाती है। हुगली नदी की भी दो सहायक नदी, क्योंकि हुगली नदी जब गंगा से कट करके जाती है तो छोटी छोटी नदियां भी इसमें आकर के मिल जाती है। उसमें से एक नदी जो है वो आपको दामोदर नदी, आप नाम सुने होंगे, बहुत फेमस है, दामोदर वैली प्रोजेक्ट जिसपे चलाया जा रहा है। और साथ ही साथ एक रूपनारायण नदी है, ये दोनों नदी इसकी सहायक नदी हो जाती है, यानी कि दामोदर और रूपनारायण। आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसको हम लोग सीए के नाम से भी अभी सुन रहे होंगे, बहुत फेमस, 2024 में अभी हाल में सरकार ने क्या किया है कि जो ये संशोधन अधिनियम 2019 का है, उसकी एक अधिसूचना जारी की है। इसके तहत 31 दिसंबर 2014 तक कितने देशों से भारत आए प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी? देखिए भारतीय नागरिकता प्रदान करने की बात की जा रही है, कितने देशों से? ऑप्शन है आपके पास 2, 3, 4 और 5। आंसर हो जाएगा 3। देखिए 3 देश, यानी कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। इन तीनों देशों से आए हुए शरणार्थियों को, अच्छा सभी नहीं शरणार्थी, 6 धर्म के लोग, 6 धर्म। अब उस 6 धर्म में हिंदू हैं, मुस्लिम नहीं है, याद रखिएगा, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, जैन हैं और बौद्ध हैं। इन सारे जो 6 धर्म आपको दिख रहे हैं, इनको नागरिकता देने की बात की जा रही है, क्योंकि ये सारे धर्म के लोग इन तीनों देश में अल्पसंख्यक हैं। तो कहा जाता है कि इन अल्पसंख्यक के साथ वहां पर शोषण होता है। सीए के जब बिल लाया जा रहा था तो उसमें सरकार की तरफ से ये
बयान दिया गया और ये सरकार की तरफ से बातें रखी गई कि हम इसलिए ये लाना चाह रहे हैं क्योंकि जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनको वहां पर प्रताड़ित किया जा रहा है। तो वैसे लोग जो भारत आ गए हैं उन्हें शरणार्थी के तौर पे भारत जगह देगा और साथ ही साथ उनको नागरिकता भी यहां देगा। कब तक? तो 2014 से आने वाले पहले 2014 तक। ये कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होगा, जैसे कि आप कुछ राज्यों को अगर हम समझाएं तो असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, इसके अलावा मिजोरम हो गया। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों को इनर लाइन के तौर पे माना जाता है और ये इनर लाइन जो है ईस्टर्न फ्रंटियर लाइन के तौर पे इसको 1873 में जो है एक क्षेत्र बनाया गया, उसी क्षेत्र के तहत इनर लाइन इसे कहा जाता है और वैसे क्षेत्रों में ये लागू नहीं किया जाएगा, मतलब वैसे क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए लागू नहीं होगा। एक और बात थोड़ा सा समझ लीजिए इसमें कि ये जो लाया गया कौन सा संशोधन अधिनियम, ये 2019 में लाया गया था, 12 दिसंबर 2019 में ये लाया गया था सीए। तो अभी भी इसका हाल में देख रहे होंगे कि विरोध चल रहा है। तो विरोध होने का एक मुख्यतः कारण माना जाता है कि इसमें मुस्लिम वर्गों को नहीं रखा गया। इसमें मुख्यतः जो एक कारण बनता है विरोध का वो यही कि मुस्लिम वर्गों को क्यों नहीं शरण दिया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी का विषय बना हुआ है। चलिए हम लोग उस पर डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे, कंट्रोवर्सी क्यों है नहीं है, ज़्यादातर हमें उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब राजनीतिक मामले हो जाते हैं कुछ कुछ। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग, बिना देरी के हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बहुत खूबसूरत खूबसूरत सवाल आपके लिए बनाया जाता है। आप ईमानदारी से अगर आप सेट को बना लेते हैं, ईमानदारी से आप कुछ सेट का प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो उम्मीद करिए कि आप अच्छे मार्क्स ले आइएगा और भरोसा रखिए, ऊंची उड़ान पे आप भरोसा रखिए और सोचिए कि फ्री में आपके लिए अवेलेबल कराया जा रहा है। कौन आज के समय में इतनी निस्वार्थ भावना से आपके लिए इतना मेहनत करेगा, है ना? तो आप मेहनत की कदर को थोड़ा समझिए और क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा देखिए, कितनी मेहनत से क्वेश्चन बनाई जा रही है। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद, जिसको हम लोग यूएनडीपी के नाम से भी जानते हैं, द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया 2023-24 में 193 देशों की सूची में भारत का क्या स्थान रहा? देखिए यूएनडीपी जो है ना, हर वर्ष क्या करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसको बोलते हैं, वो 1990 से क्या कर रहा है, प्रतिवर्ष 1990 से प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। मानव विकास में क्या होता है कि जो हमारा एक ओवरऑल ह्यूमन का डेवलपमेंट जो होता है वो किस चीजों पर डिपेंड करता है, उन सारी चीजों को संकेतक के तौर पर इस्तेमाल करके, मुख्यतः 4 संकेतक इसके मानव विकास रिपोर्ट के बनाए जाते हैं। 4 संकेतक में आप समझ लीजिए, जीवन प्रत्याशा दर होती है, आपकी उम्र कितनी जीने की है, स्कूलिंग अटेंडेंस कितना है हमारा, साथ ही साथ कितने वर्षों तक स्कूल हम जा रहे हैं, साथ ही साथ हमारा जो प्रति व्यक्ति सकल आय है वो क्या है। इन सबों को ध्यान में रख करके एचडीआई रिपोर्ट जारी किया जाता है। जो यूएनडीपी जारी कर रहा है वो एचडीआई रिपोर्ट जारी करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है, और ये 1990 से लगातार जारी करते हुए आ रहा है। जो यूएनडीपी की हेडक्वार्टर है ये न्यूयॉर्क है और ये 1965 में बनाया गया था, जो कि क्या करेगा कि डेवलपमेंट से संबंधित रिपोर्ट अपना जारी करेगा। तो ये प्रतिवर्ष जारी करता है। तो उसी में 2023-24 में जो जारी किया गया उसमें 193 देशों का जारी किया गया, उसमें से भारत का रैंक कौन सा है, तो बहुत गंदा स्थिति माना जा सकता है, 134वां रैंक है। अब सोच के खुद देखिए 134वां रैंक कितना गंदा स्थिति वाली बात कर देता है ना? तो जो 134वां देश है हमारा भारत का 134वां देश है, ये थोड़ा सा और गंदा हो गया क्योंकि इससे पहले 2022 में भारत का रैंक 132वां था, अभी 134वां हो गया। सबसे अंतिम पे 193 पे सोमालिया है, सबसे अंतिम पे कौन है, सोमालिया है। सबसे नंबर 1 पे अमूमन क्या होता था, नॉर्वे रहा करता था, लेकिन इस बार स्विट्जरलैंड जो है वो टॉप पे आ गया। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड ये पहले नंबर पे आ गया। याद रखिएगा, अमूमन क्या होता था कि पहले रैंक पे जो आते थे वो कौन आते थे, नॉर्वे आते थे, लेकिन इस बार जो है वो सूचकांक में स्विट्जरलैंड पहले रैंक पर आ गए, दूसरे रैंक पे नॉर्वे और तीसरे रैंक पे क्या नाम है आपको, आइसलैंड आ गया। भारत का रैंक 134वां है और सोमालिया सबसे अंतिम रैंक पर है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको सीपरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, द्वारा मार्च 2024 में एक रिपोर्ट जारी किया गया, जिसमें से ये क्या करता है, हर वर्ष प्रतिवर्ष कौन सा देश कितना ज्यादा हथियार खरीदा, कितना बेचा, कितना कौन आयात कराया, कौन कितना निर्यात कराया, इन सब चीजों का डेटा जारी करता है। तो इन सब का डेटा जारी करने में जो कौन आयातक देश है, किसका निर्यातक देश है, इन सब चीजों का वो देखरेख करता है। तो सवाल आपसे क्या पूछा कि जो निर्यातक देश हैं, आयातक देश हैं, इन सबों में सबसे ज्यादा क्या कहता है कि सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना? ऑप्शन आपके पास है भारत, सऊदी अरबिया, कतर और यूक्रेन। आंसर आ जाएगा भारत। भारत जो है पूरी वैश्विक
हथियार के आयातों का, पूरे वैश्विक हथियार के आयातों का 9.8% जो है वो आयात किया है, वैश्विक आयात का। और ये पिछले साल के तुलना में ज्यादा रहा है, यानी कि 2014 से 18 के बीच में जितना भारत का आयात था उससे बढ़ करके ये 4.7% बढ़ गया है 2019 से 23 के बीच में। यानी कि 2014 से 18 के बीच में जितना था वो 2019 से 23 के बीच में 4.7% की वृद्धि हुई। एक और सवाल आप समझ लीजिए कि भारत सबसे ज्यादा हथियार आयात किससे करवाता है? तो भारत सबसे ज्यादा आयात जो कराता है वो रूस से करवाता है। 36% के आसपास जो है भारत वो रूस से क्या करता है, वो आयात करवाता है। इसके अलावा अगर हम आपसे बात करें तो रूस के अलावा भारत क्या मंगाता है किसी और देशों से? बिल्कुल मंगाता है। सऊदी अरबिया से मंगाता है, कतर से मंगाता है, पाकिस्तान से मंगाता है, मिस्र से मंगाता है, चीन से मंगाता है। चीन से भी लगभग वो 2.9% के आसपास भारत चीन से भी आयात करवाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भारत। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ। 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस नहीं मनाया जाता है? इसका मतलब देखिए आपका सवाल एक है लेकिन आंसर कितना निकला, जरा गौर करिए। अब आपको सवाल दे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। यानी ये एक नहीं मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ये मनाया जाता है विश्व सांख्यिकी दिवस जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। इसके अलावा भारत का राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? आप ये भी समझिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जो हमारे पीसी महालनोबिस हैं उनके मतलब बर्थ पे आप समझ लीजिए 29 जून को हर साल क्या किया जाता है, भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। इजराइल वॉर डायरी पुस्तक के लेखक कौन है? इजरायली वॉर जो डायरी है उसके पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं विशाल पांडे। देखिए आपके एसएससी के सवाल में आपको इससे भी सवाल कई बार पूछा जा चुका है, कई बार आपसे सवाल पूछा जा चुका है कि जो पुस्तक हैं उनके लेखक कौन है, और साथ ही साथ एक सवाल और आपसे क्या पूछता है कि जो वो लेखक हैं उनके किताब का थीम क्या रहा होगा, इन सब चीजों से भी बात करता है। तो अभी आपके लिए जो सवाल है उसको हम लोग देखते हैं। तो क्या हुआ कि आपको पता होगा कि अभी हाल में इजराइल और हमास की युद्ध चल रही थी और अभी भी उसका असर देखने को मिल रहा है। लगभग लगभग कहा जाता है कि अक्टूबर के आसपास में जो है ये लड़ाई शुरू हुआ था 2023 में। लंबे समय से दोनों के बीच में वो एक गाजा पट्टी को लेकर के प्रतिद्वंदता बनी हुई है। तो उस वजह से इजराइल लगातार हमला करता है हमास पे, हमास कहीं ना कहीं अटैक करता है इजराइल पे। तो उसी से मतलब एक तरीके से इंस्पायर ये समझिए या फिर उसी से संबंधित किताबों को उन्होंने क्या किया, अपने मतलब बातों को अपने किताबों में, डायरी में मेंशन किए हैं। तो वो जो डायरी है ये किनका है? ये विशाल पांडे का है। अगला सवाल है 38वां सॉरी आइए, अगला सवाल है हमारा कि 38वां राष्ट्रीय खेल 2024 कहां आयोजित किया जाएगा? देखिए एक राष्ट्रीय खेल होता है जो भारत में 1940 से ये खेला जा रहा है। 1940 से ये राष्ट्रीय खेल चल रहा है जो कि पहली बार बम्बई में किया गया था। पता होगा पहले इसका बम्बई नाम था, बाद में ये अलग होकर महाराष्ट्र और आपको गुजरात देखते हैं। तो 1940 से ये गेम चल रहा है और अभी इसका 38वां संस्करण होने वाला है, जो कि पूछा जा रहा है आपको कहाँ खेला जाने वाला है। इसका 38वां संस्करण जो होने वाला है वो उत्तराखंड में होने वाला है। कहाँ होने वाला है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के 7 शहरों को चुना गया, जिसमें देहरादून को आप देख सकते हैं, हरिद्वार को देख सकते हैं, हल्द्वानी को देख सकते हैं, ये सारे शहर को चुना गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। अब जो आपके सामने सवाल है, 2 सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आप जब भी कभी एसएससी का सवाल, बिहार एसएससी का देखिएगा तो उसमें राजधानी और मुद्रा से संबंधित आपको सवाल हर हाल में रहता है, इसलिए थोड़ा बढ़िया से इसको समझिएगा। हम भी चाहेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ा सा इसमें एडिशनल के तौर पे दें, ताकि आपके लिए भी बढ़िया हो जाएगा। एक सवाल से आप कई आंसर निकाल लेंगे और उसी आंसर से आप कई सवाल भी निकाल सकते हैं। पहले सीधा सीधा साधारण सा सवाल आपका आंसर कर लेते हैं, फिर डिटेल करेंगे। लेबनान की मुद्रा क्या है? लेबनान की मुद्रा पाउंड है। ठीक है। एक और बात, चेक गणराज्य की राजधानी क्या है? चेक गणराज्य की राजधानी प्राग है। ये 2 सवाल है, दोनों एक से ही कनेक्टेड होगा। कैसे? जरा ध्यान से सुनिएगा। लेबनान की मुद्रा क्या है? पाउंड है। ये तो क्लियर हो गया, इसमें तो कोई आपको दिक्कत होना नहीं चाहिए। इसके अलावा थोड़ा सा इस पर भी बात कर लीजिए। सीलिंग जो है तंजानिया की है। ये आपको क्या नाम है, आपको
सॉरी एक मिनट रुक जाइएगा, सीलिंग सीलिंग, एक सेकंड थोड़ा रुकिएगा, हाँ तंजानिया सही है। फिर उसके बाद ल्यू जो है ये रोमानिया की है, ल्यू रोमानिया की है, और लारी जो है ये जॉर्जिया की है। ये तो आपका हो गया तंजानिया, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, रोमानिया और लारी जो है वो आपको हो गया जॉर्जिया के। चलिए एक तो सवाल आप यह बना लिए। अब एक सवाल आता है कि सर लेबनान ही क्यों कंट्री आप दिए, या चेक गणराज्य ही क्यों दिए? क्योंकि उसी देश की राजधानी आपसे पूछेगा जो हाल के दिनों में चर्चा में रहा हो। तो लेबनान क्यों है चर्चा में? क्योंकि अभी 71वां संस्करण हुआ है, 71वां संस्करण हुआ है किस चीज का? तो 71वां संस्करण हुआ है मिस वर्ल्ड का। अब ये मिस वर्ल्ड का जो संस्करण हुआ, उसी संस्करण की जो रनअप रही है, जो रनर अप रही है, वो लेबनान की है। वो लेबनान की जो एक यस्मीना जैतून है, उन्हें रनअप घोषित किया गया है। तो ये लेबनान की चूंकि रनर अप रह चुकी है, इसलिए लेबनान जो है वो चर्चा में है। इसलिए आप इससे संबंधित सवाल को देख लीजिएगा। तो यस्मीना जैतून जो है वो इसके रनर रह चुके हैं, इसी वजह से ये आपको चर्चा में था। तो आपसे एक सवाल तो ये हो गया। अब आया कि ये मिस वर्ल्ड की कैवा संस्करण था? तो 73वां संस्करण था 2024 का, 71वां 2024 का था, जो कि भारत में ही इसको जियो जो आप जानते होंगे इसको ऑर्गेनाइज करवाया है। और साथ ही साथ एक और बात समझ लीजिए। अब आपके सवाल आया कि चेक गणराज्य क्यों है सर भाई? तो चेक गणराज्य इसलिए है क्योंकि जो इसके विनर हैं वो चेक गणराज्य के, जो इसके विनर है वो कहां के रह चुके हैं? चेक गणराज्य के। क्रिस्टीना पिस्जकोवा, जो क्रिस्टीना पिस्जकोवा जो है, पिस्जकोवा वो यहां की रनअप रह चुकी है, इसलिए ये चर्चा में है। इसके अलावा क्या भारत के भी तरफ से भी थे? बिल्कुल, भारत के कर्नाटक के तरफ से, भारत का जो आपको कर्नाटक दिख रहा है ना, आपको पता होगा कि कर्नाटक एक राज्य है, उस कर्नाटक से जो है भारत के तरफ से जो है वो भी एक मतलब एक यूं समझ लीजिए कि मतलब पार्टिसिपेंट के तौर पे वो भी इन्वॉल्व थी। इसके अलावा आपसे एक और सवाल समझ लीजिए, इससे संबंधित सवाल एक ये भी आपको बन जाता है कि भारत क्या मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुका है? बिल्कुल, भारत 6 बार मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुका है, जिसमें आप पहली बार सुने होंगे कि रीता फाड़िया वो जीत चुकी, और अभी हाल के कुछ सालों में 2017 में मानुषी छिल्लर जो है वो मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुकी है। तो इसलिए ये सब चर्चा में रहता है हमेशा। आइए अब यहाँ पर कुछ राजधानी का बात कर लेते हैं। वालेटा जो है वो माल्टा की राजधानी है, लापाज जो है वो आपको वोलेडिया की राजधानी है, और वारसा जो है वो पोलैंड की राजधानी है। तो देखिए आपका कितना सवाल एक में बन गया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बराबर हिल्स, जिसे लोमस ऋषि गुफा के नाम से भी जाना जाता है, वर्तमान में किस राज्य में है? किसके बारे में पूछा आपको? बराबर हिल्स। एक सेकंड थोड़ा के पानी पी ले रहे। चलिए तो अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है कि बराबर जो हिल्स है वो पूछ रहा है आपको कि कहां पर है, और साथ ही साथ एक सवाल और इससे आपको बन जाता है, सवाल ये भी बन जाता है कि जो बराबर हिल्स है उसमें गुफाएं का बात कर रहा है ना, तो इसका मतलब कुछ और गुफा भी होगा। बिल्कुल होगा। चलिए सवाल आते हैं। क्या पूछा? बराबर हिल्स, लोमस ऋषि गुफा का नाम भी जाना जाता है इसको। ये पूछ रहा है कि वर्तमान में किस राज्य में अवस्थित है? ये बिहार में है। बिहार में एक जिला है जहानाबाद, उसी जहानाबाद में ही ये बराबर हिल्स है। अशोक के समय में ही ये 4 गुफाएं चर्चित है। अब अशोक का आप अगर पीरियड जानना चाहे 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व रहा, उसी में से 4 गुफाएं थी। उसी 4 गुफा में एक गुफा जो था वो लोमस ऋषि गुफा के नाम से भी जाना जाता है। और ये लोमस ऋषि के अलावे अगर आपको हम गुफा का 1-2 मिनट के लिए आपको हम चर्चा करा दें, तो एक गुफा है जिसका नाम है करण चौपर नाम है। इसके अलावा चलिएगा तो विश्व जौपरी है। इसके अलावा चलिएगा तो सुदामा गुफा है। या देखिए सुदाना गुफा, करण चौपरी,
है ना, करण चौपड़ी। इसके अलावा एक और क्या नाम था आपका, विश्व चौपड़ी, विश्व चौपड़ी। ये इसके अलावा 4 और गुफाएं, 3 और गुफाएं हैं। एक गुफा हो गया लोमस ऋषि और 3 आपका ये हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। चलिए सवाल समझ में आ गया होगा, चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब आपका यहां से करंट का सवाल लगभग खत्म होकर के पता होगा, यहीं से आपका ज्योग्राफी का सवाल शुरू हो गया, जो कि बिहार से 1-2 ज्योग्राफी का सवाल रहता है। अगला सवाल आपका है, निम्नलिखित में से किन किन राज्यों से कर्क रेखा और मानक समय रेखा 82.5 यानी 82 डिग्री हाफ मिनट, आप इसको 30 मिनट समझ लीजिए आप, गुजरती है। तो आपसे दोनों पूछा, यानी कर्क रेखा और मानक रेखा, थोड़ा सा समझिए इसको। एक होता है IST, जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी बोलते हैं, जिसको मानक समय रेखा भी कहा जाता है, और दूसरा है कर्क रेखा, यानी कि जिसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से भी जानते हैं। देखिए ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है और ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो कॉमन है, तो पहले आपको ये जानना पड़ेगा। इसमें यूपी है, MP है, AP है यानी आंध्र प्रदेश है, इसके अलावा ओडिशा है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ है। अब यहाँ ऑप्शन देखिए, इसमें कौन कौन है आपको, उत्तर प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी है, आंध्र प्रदेश भी, ओडिशा भी है। तब तो चारों का चारों अभी तक बन रहा है। चलिए अब कर्क रेखा एक बार देख लीजिए। कर्क रेखा गुजरात है, इसका थोड़ा पेन चेंज करने दीजिए, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। इसके अलावा थोड़ा सा आइएगा तो आगे बढ़िएगा तो आपको ये क्या नाम है आपको, गुजरात, राजस्थान, एक मिनट, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके अलावा आपका हो जाता है झारखंड, इसके अलावा आपका हो जाता है वेस्ट बंगाल, इसके अलावा आपका हो जाता है त्रिपुरा, इसके अलावा आपका हो जाता है मिजोरम। 23.5 डिग्री से गुजरती है, 23 डिग्री 30 मिनट से ये गुजरती है, और 82.5 डिग्री से समय मानक। तो इसमें देखिए दोनों में कॉमन कौन सा आ गया आपका, तो आप खुद बताइएगा जरा कॉमन कौन सा है आपका। तो देखिएगा छत्तीसगढ़ यहां भी है, छत्तीसगढ़ यहां भी है, इसलिए आंसर आ जाएगा छत्तीसगढ़। चलिए अगला सवाल, भारत में वर्षा की अधिकतम मात्रा किस से प्राप्त होती है। तो भारत में वर्षा जो होती है पता होगा, मानसूनी वर्षा सबसे ज्यादा वर्षा होता है, और मानसूनी में भी कौन सा मानसून, तो दक्षिण पश्चिम मानसून। अब इसके बारे में थोड़ा सा 1 सेकेंड के लिए आप जान लीजिए थोड़ा सा, कि ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर है। यहां से जब हवाएं आती है ना, तो देखिए दक्षिण से आ रही है, तो दक्षिण, और ये मुड़ किधर गई, पश्चिम से पूरब की तरफ, जिधर साइड मुड़ जाती है उधर साइड उसका नाम हो जाता है, जिधर से मुड़ती है। तो दक्षिण और पश्चिमी मानसून जब आती है, ट्रेड विंड के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, है ना, इसी को हम लोग ट्रेड विंड के नाम से भी जानते हैं। अरबियन कंट्री जब होता था ना, याद करिए, जब गल्फ अरबियन कंट्री जब व्यापार करता था, खास करके इस विंड का बहुत ज्यादा वो इस्तेमाल करता था, क्योंकि इस विंड में धक्का लगता था बहुत तेजी से, जिसकी वजह से व्यापार आसान हो जाता था। तो ये जो मानसून है वो कौन सा मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून है। लगभग इसमें 200 से अधिक, 200 सेंटीमीटर क्या, 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। हाँ, यहाँ सब एरिया में ज्यादा वर्षा होती है, 400-450 सेंटीमीटर वर्षा होती है, लेकिन आपको क्या पूछा औसत में, तो औसत में दक्षिण पश्चिम मानसून हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल हमारा क्या, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर जो शुरू किया गया वो 1973 से शुरू किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर हुआ क्या था, पता होगा आपको, कि टाइगर की संख्या में बहुत तेजी से गिरावटें आने लगी। क्यों, क्योंकि टाइगर के जो बोन्स होते हैं, छाल्स होते हैं, उनका इस्तेमाल जो है कई तरह के मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से इसका इस्तेमाल जो है बहुत तेजी से इंटरनेशनल लेवल पे पोचिंग के तौर पे किया जाने लगा। तो भारत सरकार ही या दुनिया की कई सरकारों ने इसको बचाने के लिए कई तरह के मुहिम चलाए। उसी मुहिम में भारत सरकार के द्वारा यूं समझ लीजिए कि प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया, जो कि एक उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट है ना, वहीं से इसकी शुरुआत की गई। और ये जो जिम कॉर्बेट शुरुआत किया गया, ये 1 अप्रैल 1971 को किया गया था, 1973 को किया गया था। और अभी वर्तमान में 54 जो है वो क्या नाम है आपको, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो है वो अब ये यूं समझ लीजिए कि स्पेशल केंद्र बना के रखे गए हैं, जहां पर टाइगर प्रोजेक्ट जैसे संबंधित काम किए जा रहे हैं। किस खाद्यान्न की अमन, ओस और बोरो फसलें हैं। तो ये तीनों जो फसल आपको दिखता है, ओस, अमन और बोरो, ये किसकी है, ये चावल की है। ये किसकी है, चावल की है, चावल की वैरायटी होती है। इसके अलावा अगले सवाल की तरफ हम चलें, 42वें सवाल की तरफ। तो 42वां सवाल है कि निम्नलिखित मूल अधिकारों में किस संवर्ग के अस्पृश्यता के रूप में विभेदन का विरुद्ध संरक्षण समझते। देखिए अस्पृश्यता समझते होंगे आप,
यानी कि जो छुआछूत होता है, जिसमें आपको टच करने पर जो है किसी तरीके का एक, यूं समझ लीजिए कि हीन भावना से देखा जाना, या यूं समझिए कि सोसाइटी में एक बहुत बड़ा गैप बन जाना अपर जाति और लोअर जाति के बीच में, अपर कास्ट लोअर कास्ट के बीच में। तो आपको सवाल आता है कि इसमें किससे संबंधित बात करता है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, समता का अधिकार, नहीं, ऐसा नहीं है, तीनों आंसर हो जाएगा समता का अधिकार। थोड़ा सा इस पे हम 1 मिनट के लिए आपसे चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद, पहले तो भाग कर लीजिए, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, 12 से लेकर के 35 तक वो क्या किया गया, फंडामेंटल राइट का जिक्र किया गया। और ये जो मौलिक अधिकार भारत का लिया गया, ये यूएस से लिया गया। और मौलिक अधिकार पहले 7 थे, अभी वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं, वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं। उसी 6 में से एक है समता का अधिकार, जिसका जिक्र किया गया 14 से 18 के बीच में, 14 से 18 के बीच में। उसी में से आपका समानता का अधिकार का बात करते हैं। बाकी अगर आप चले तो इसके लिए हम आपको एक छोटा सा ट्रिक बता देते हैं, आप इसको याद भी रखिएगा। आपको एक हम छोटा सा ट्रिक बता देते हैं, एक सेकंड थोड़ा सा बने रहिएगा। एक आपको हम ट्रिक बता देते हैं ताकि आप भूलिएगा नहीं। समस्त शोध एक बार अच्छा ट्रिक का हम लोगों ने एक जगह इस्तेमाल किया और हमने देखा भी एक जगह, बड़ा अच्छे जगह से उसको हमने मेंशन किया। क्या लिखा है, समस्त शोध, है ना। यहां सम का मतलब पहले समझ लीजिए, समानता का अधिकार। स्त्र मतलब यहां पर हो गया स्वतंत्रता का अधिकार। सो मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। ध मतलब धार्मिक अधिकार। तो इतना दूर तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा समझ लीजिए संस्कृति, 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 और इसके अलावा समझ लीजिए उपचार। आप जरा गौर करिएगा, नाम पढ़िएगा, समस्त शोध संस्कृति उपचार, यानी सम से आपका क्या हो गया, समानता का अधिकार, जो कि 14 से 18 के बीच में जिक्र किया गया। स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से लेकर के 22 तक का जिक्र किया गया है इसमें, 22 तक। फिर उसके बाद शोध मतलब शोषण के विरुद्ध, तो ये 23-24 में है। इसके अलावा ध मतलब यहां पर धार्मिक का बात किया, तो ये आपको 25 से 28 के बीच में है। फिर इसके अलावा आ जाइए संस्कृति का, तो ये आपको 29-30 है। फिर आपको उपचार आ जाइए, उपचार आपको 32 में, जिसको रेमेडीज के नाम से भी हम लोग जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसी के तहत जो है रिट जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा, आर्टिकल 32 के तहत। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए, यानी उनको पद से हटाने के लिए पूछा जा रहा है कि संबंधित प्रस्ताव किया जा सकता है। तो ये प्रस्ताव केवल राज्यसभा से लाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि पता होना चाहिए आपको कि राष्ट्रपति जो है वो पूरी तरीके से जिम्मेवार किसके लिए होते हैं, तो ये पूरी तरीके से जिम्मेवार होते हैं सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, तो वो राज्यसभा के लिए, और राज्यसभा के स्पीकर भी के तौर पे भी वो होते हैं। तो इनको हटाने की जो जिम्मेदारी होती है, उसका जो प्रस्ताव लाया जा सकता है वो सिर्फ और सिर्फ कहां पर, राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। आप जानते होंगे कि आर्टिकल 63 से लेकर के आर्टिकल 73 तक राज्यपाल का जिक्र किया गया, तो उन्हें भी उसी से संबंधित वहां पर हटाने की भी बात की गई है। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में कौन से योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे? आपको पता होगा कि भारत में एक योजना आयोग बनाया गया था 15 मार्च 1950 में, जिसको आज खत्म करके नीति आयोग बना दिया गया। उस योजना आयोग में 2 पोस्ट होता है, एक होता है अध्यक्ष, एक होता है उपाध्यक्ष। जो अध्यक्ष होते हैं वो वर्तमान के प्रधानमंत्री होते हैं, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होंगे वो होंगे, और उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो जो उपाध्यक्ष के तौर पे आपका पद का बात करता है, तो पहले उपाध्यक्ष हम गुलजारी लाल नंदा को देख लेते हैं, क्योंकि जब पहली बार योजना आयोग बनी थी तो उस समय वो एक इंटेलेक्चुअल मेंबर में से थे, तो उन्हें उपाध्यक्ष के तौर पे बनाया गया था गुलजारी लाल नंदा। लेकिन आपसे सवाल गुलजारी लाल नंदा वाला सवाल नहीं पूछ रहा है, आपसे सवाल पूछ रहा है ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं, ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष के तौर पे भी रह रहे हैं, तो ये हो जाएंगे कौन, प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी 1991 से 1996 के बीच में योजना आयोग के ये क्या रह चुके थे, उपाध्यक्ष भी रह चुके। और आपको पता होगा कि भारत के 13वें राष्ट्रपति के तौर पे भी इन्होंने अपना सेवा दे रखा है। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी कर दी गई है? 73वां संविधान संशोधन 1991 में किया गया था, और उसके तहत आपको पता होना चाहिए कि जो उम्र है उसको घटा करके, मतलब उम्र जो है वो 21 वर्ष कर दिया, यानी लोकल लेवल के चुनाव को लड़ने के लिए आपकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21 साल। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा संघ के लोक सेवा प्रतिवेदन की सर्वप्रथम निम्न किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? देखिए ये जो प्रस्तुत किया जाता है ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, यानी ये जो प्रस्तुत किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रस्तुत किया। मतलब क्या है कि जो नियंत्रक
और मतलब ऑडिटर जनरल आप ये सब सुनते होंगे, उस पर्यवेक्षक द्वारा संघ के लोक सेवा प्रतिवेदन का जो निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो ये सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा अब इसके आर्टिकल का इस्तेमाल करें तो 151 का इस्तेमाल करके ये प्रस्तुत किया जाता है। बस इतना समझ लीजिए आप इसको, इससे ज्यादा इसमें जानने की कोई खास आवश्यकता है नहीं। इसके अलावा आपका सवाल है कि निम्नलिखित में भारत के किस मुख्य न्यायमूर्ति ने सामाजिक न्यायपीठ के नाम से एक विशेष न्यायपीठ का गठन करने का आदेश दिया जाता है। देखिए, एक विशेष न्यायपीठ यानी विशेष न्यायपीठ जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं समाज में, जैसे लोअर क्लास के लोग हो गए, वुमेन्स हो गए, बच्चे हो गए, दलित्स हो गए, उन सब में जो उनकी आर्थिक स्थिति खराब है, स्वच्छ पानी नहीं पी पा रहे हैं, खाना नहीं खा पा रहे हैं, अनाज राशन उनका तक नहीं पहुंच पा रही है, तो उनके लिए कौन फिर सोचेगा। तो एक अलग से न्यायपीठ की स्थापना की गई और उसकी स्थापना की जो बात की गई वो किनके द्वारा की गई थी, वो की गई थी एच.एल. दत्तू के द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एच.एल. दत्तू हो जाएगा। आइए इसके अगला सवाल, प्रशासनिक सुधार आयोग जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति दी थी वो अध्यक्ष थे। तो देखिए, ये चौथी लोकसभा जब चुनाव हुआ था उसके बाद मोरारजी देसाई, याद रखिएगा मोरारजी देसाई, जो कि भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे भी इन्होंने अपना पद संभाल रखा है, पता होगा 1977 में जब इमरजेंसी खत्म हुआ था तो जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी उस जनता पार्टी की सरकार के ये प्रधानमंत्री के लीडर के तौर पे बने थे। तो उन्हीं के समय में क्या किया गया कि लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति प्रस्तुत की थी। चलिए, अगर इसमें आप साल का बात कर लेंगे तो साल 1968 हो जाता है, 1968 हो जाता है जब इन्होंने प्रस्तुत किया था। चलिए हम लोग 49वें सवाल की तरफ चलते हैं। संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद किस में है, तो 315। देखिए, संघ तथा राज्यों के लिए जो लोक सेवा का जिक्र किया गया है ये संविधान मतलब जो आर्टिकल है 315 से लेकर के 323 तक का जिक्र है ना, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि संघ तथा राज्यों के लिए जो लोक सेवा आयोग होगा उसमें एक ही लोक सेवा आयोग होंगे, उससे संबंधित बात करता है। अंतिम सवाल, पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, इसके आंसर हो जाएंगे रजनी कोठारी। कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है, जो बहुत बड़े एक राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उन्होंने ही ये पुस्तक। बाकी यहां से जो है आपके सवाल को लेकर के चलेंगे नितिन सर, और हम आशा करेंगे कि आपको ये टॉपिक, आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा हो तो सेशन को थोड़ा सा बढ़ाइए, और जो यूट्यूब चैनल है ऊंची उड़ान की, इसको थोड़ा सा और ज़्यादा आप लोग पुशअप करिए ताकि हम लोग और बेहतर कंटेंट के साथ आपके साथ मिल सके। तो फिर हम लोग हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में मिलते हैं नितिन सर के साथ। थैंक यू नितिन सर। नमस्कार, मैं नितिन श्रीवास्तव एक बार फिर स्वागत करता हूं ऊंची उड़ान के इस प्लेटफॉर्म पे। अभी हम देख रहे थे सुमित सर के साथ करंट अफेयर्स, उसके बाद ज्योग्राफी और पॉलिटी का पार्ट। चलिए हम शुरू करते हैं, यहाँ से इतिहास को उठाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या कुछ इतिहास का प्रश्न बना है। तो भैया सबसे पहला तो इसको सेट कर लेते हैं। चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। हाँ भाई, पहला क्वेश्चन क्या था हिस्ट्री का? पहला सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से ऐतिहासिक संदर्भ में से भारत आने का कौन सा कालानुक्रम पहला है, पहले कौन आया, इसकी बात चर्चा करेंगे। क्या वो सोने का सिक्का है, आहत चांदी का मुद्रा है, लोहे का हल है, या नगर संस्कृति है? देखते हैं। सबसे पहले आने वाला जो था वो ये नगर संस्कृति है। कैसे आई नगर संस्कृति? सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारत में 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1900 ईस्वी पूर्व तक यहाँ पर एक संस्कृति हमारी हुआ करती थी, हमारी अपनी सभ्यता, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। अच्छा सर, इसी सभ्यता का एक दूसरा नाम भी है, इसी को हम लोग सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरस्वती सभ्यता। अच्छा सर, इसका एक दूसरा भी नाम है, इसी को हम लोग, क्योंकि सरस्वती नदी के किनारे बहुत सारा जगह पाया गया तो सरस्वती सभ्यता कह दिए। अच्छा, यहाँ पर कांसा भी बहुत सारा पाया गया तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता भी इसी को कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता। अच्छा, इतना ही नहीं, क्योंकि ये पहली बार नगर, यहाँ पर क्या मिला था हमें? नगर मिला था, तो इसे हम विश्व की पहली नगरीय संस्कृति भी कहते हैं। यहाँ तक की तो बात
होगी। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें भैया, इसके बाद कब आया ये समझ गया कि ये कब आया, ये नगर संस्कृति 2600 से लेकर के 1900 के बीच में। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो लोहे का हल हमको देखने के लिए मिलेगा ये हमारे वैदिक काल में। किस समय ये देखने के लिए मिलेगा, ये हमारे वैदिक काल में। और ये वैदिक काल आपको पता है कि 2 भाग में बटा होता है, कौन कौन सा, पहला तो ये ऋग वैदिक काल हम कहेंगे, और दूसरे को हम कहेंगे उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, जान लेते हैं ये ऋग वैदिक काल 1500 से लेकर के और 1000 है ना बीसी यानी कि ईस्वी पूर्व तक रहा। और ये वैदिक काल आपका कब से 1000 से लेकर के 600 बीसी तक आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, लोहे का हल। कहानी आगे बढ़ेगी, इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हम पहुंचेंगे कहाँ, हमारे आहत मुद्रा के पास, यानी कि 600 बीसी। इसे हम क्या कहते हैं, 600 बीसी से लेकर के 600 एडी तक है ना, ईस्वी पूर्व से ईस्वी तक की जो कहानी है इसे कहा जाता है महाजनपद काल। क्या कहा जाता है, महाजनपद काल। और इस समय में हमको चांदी के, सोने के क्या देखेंगे, सिक्के, सॉरी चांदी के सिक्के देखने के लिए मिलेंगे। फिर इसके बाद कहानी में आएंगे हमारे कौन, कुषाण। अगर सोने के सिक्के की बात करें तो सबसे पहले विम कार्डफिसेस, ये था कुषाण वंश का सबसे पहले और क्या संस्थापक। और इसके बाद से हमको देखने के लिए मिलेगा सोने का प्रसार। तो किस वंश में सर्वाधिक देखने के लिए मिलेगा, कुषाण वंश में, राइट। तो ये रहा आज का सवाल। चलिए अगले सवाल की तरफ हम आगे बढ़े। भैया निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है। और यहाँ क्या है, बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया है और संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। ये अभी हम जिस सभ्यता की बात की है, सिंधु घाटी सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, नगरीय सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता है ना। और हड़प्पा चूंकि सबसे पहली बार इसका एक नाम और है, हड़प्पा पहली बार इस जगह पे सबसे पहले हड़प्पा में खुदाई हुई थी, तो इसका सबसे पहला नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। तो इस सभ्यता का 5 नाम हमने आज देखा। तो हम बात करेंगे कहां पर, भैया राखी गढ़ी से नहीं, ये वो जगह थी धौलावीरा। अच्छा सर, एक एक करके ना थोड़ा सा हम इसको देखते चलते हैं कि कौन सी जगह कहां पर है। सबसे पहले राखी गढ़ी की बात करें तो ये आपको हरियाणा में पड़ता है। कहां, राखी गढ़ी हरियाणा में। अगर हम धौलावीरा की अगर बात कर ले तो धौलावीरा आपको कहां पड़ता है, गुजरात में। कभी कभी ये सवाल बिल्कुल सीधा सीधा पूछ लेता है। रोपड़ आपको कहां पड़ता है, पंजाब में। रोपड़ आपको करता है पंजाब में, ठीक है। और अगर हम बात करें कालीबंगा की तो कालीबंगा पड़ता है हमारा राजस्थान में। ये बिल्कुल सीधा सीधा पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि भैया राखी गढ़ी कहाँ है, कालीबंगा कहाँ है, रोपड़ कहाँ है और धौलावीरा कहाँ है। याद रखना है धौलावीरा अपने जल प्रबंधन के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। चलिए आगे बढ़े हम। भैया निम्नलिखित में से किस नगर में अशोक के काल में मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में तीसरी बौद्ध संगीतियां आयोजित की गई थी। कि इससे पहले भी वीडियो में हमने इस पर चर्चा कर दी है, एक बार फिर थोड़ा देख लेते हैं। भैया अब तक बौद्ध संगीति की बात कर रहे हैं, बौद्ध सभा की बात कर रहे हैं। अभी तक कुल मिलाकर के 4 बौद्ध समितियां हुई हैं। जो पहली हुई थी वो 483 बीसी में हुई थी, राइट। दूसरी की अगर हम बात करें तो ये 383 बीसी में हुआ था, ठीक। तीसरी का अगर बात करें तो ये 255 बीसी के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा। और चौथे की बात करें तो ये आपको पहले सी में यानी कि फर्स्ट सी में है ना, पहली शताब्दी में देखने के लिए मिलेगा। कहां पर होता है पहला, तो सबसे पहला हुआ वो हुआ आपको कहां पर, राजगीर में। बोले बहुत अच्छा। अच्छा दूसरा कहां हुआ सर, दूसरा वैशाली में। अच्छा सर, अच्छा तीसरा तो सर आपको देख लेंगे यहाँ पे मोगलीपुत्तिस अध्यक्षता में। कहां हुआ था ये ध्यान रखना है ना जी, ये हुआ था आपको पाटलिपुत्र में। कहां पर, पाटलिपुत्र। और इसकी अगर हम बात कर ले, जो चौथा हुआ था ये कहां पर हुआ था, ये हमारे कश्मीर में। और कश्मीर में भी कहां पे, कश्मीर के कुंडलवन में, कुंडवन में या कुंडलवन में, ठीक है जी। अच्छा जी, इस समय राजा कौन थे, राजगीर के समय राजा याद रखना है कौन थे, है ना। तो सबसे पहले इस समय जो राजा बने, इस समय राजगीर के समय ये थे, याद करो, अजातशत्रु पहुंच गया था वो कहां पर, जैसे ही बुद्ध का पता चला ना कि बुद्ध की मृत्यु हो गई, अजातशत्रु पहुंच गया, बोला कि देखो भाई बुद्ध भी क्षत्रिय, हम भी क्षत्रिय है, इसलिए काम करो, बुद्ध की जो अस्थियां है उस पर एक हक मेरा भी है। और वहां पे गया, अजातशत्रु लेकर के आया, है ना जी। लाने के बाद यहाँ पर क्या हुई भाई, अजातशत्रु राजगीर में ये भाई साहब क्या कराते हैं,
ये कराता है। इसके बाद वैशाली की हम बात करेंगे, कहानी में दिखेगा हमको काला शोक। कौन दिखेगा भाई? काला शोक, है ना जी, ये काला शोक दिखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें भैया कौन दिखेगा पाटलिपुत्र में? पाटलिपुत्र में हमको देखने के लिए मिल जाएंगे हमारे अशोक, है ना जी। और अगर हम बात करें कश्मीर में तो हम बात करेंगे कौन? कनिष्क। अभी हमने जस्ट पढ़ाया आपको कुषाण वंश, है ना, कनिष्क, ये भैया ये कश्मीर। अब बात करें अगर इसमें कि अध्यक्ष कौन कौन से थे, तो पहला जिस समय अजातशत्रु थे, इस समय थे महाकश्यप, महाकश्यप। अगर हम बात करें कालाशोक के समय वैशाली में, भैया इस समय कौन थे? तो इस समय थे सब्बाकामी, है ना, इन्हीं को सर्वकामी भी कहा जाता है। तो सब्बाकामी हो तो या सर्वकामी हो तो चीज समझते, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसकी अगर हम बात करें अशोक के समय, कि भैया अशोक के समय ये जो पाटलिपुत्र में हुआ था, इस समय कौन थे? अध्यक्ष, है ना। तो अध्यक्ष की इसमें हम देखेंगे कि इस समय अध्यक्ष थे हमारे कौन? मोगलीपुत्र तीस। और अगर हम बात करें हमारे चौथे की, तो इस समय थे हमारे कौन? वसुमित्र। कुल मिलाकर के इस पर चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके, आज एक बार फिर कर लिए। इससे क्या हुआ कि रिवीजन भी हो गया और हम इसे नजदीक से समझ भी पाए, है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। हाँ, इसका थोड़ा ऑप्शन पहले हम देख लेते हैं कि क्या कुछ इसका ऑप्शन है। हाँ भाई, ये रहा इसका ऑप्शन आपके सामने, बिल्कुल आप एकदम गलती नहीं करेंगे। कहां भैया? राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा, कश्मीर। कहां पर होगा? पाटलिपुत्र। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि पुष्पावती नदी के किनारे, कौन सा नदी है भाई? पुष्पावती नदी है, इस किनारे मढ़ौरा के सूर्य मंदिर का निर्माण 1026 और 27 में, है ना, किसने कराया था? सवाल पूछा जाएगा कि सोलंकी या चालुक्य वंश के किस संस्थापक, किस शासक ने करवाया? तो आंसर होगा हमारा भीमदेव फर्स्ट। अच्छा दी, ये भीमदेव फर्स्ट से कहां पर करवाया था, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं ना। ये जो आपको पुष्पा नदी के किनारे मढ़ौरा का सूर्य मंदिर है, ये पूछ लिया जाता है, ठीक। ये कहां पर था? ये आपको मेहसाना जिले में, कहां पर? मेहसाना जिले के, कहां पर? कौन सा राज्य है भैया? गुजरात। कहां पर? गुजरात। गांव का नाम क्या है? मढ़ौरा। ठीक है, तो ये रहा इसका सवाल का जवाब। अगला हम पढ़े क्या है कि मनु स्मृति, है ना, मनु स्मृति रचित, कौन? मनु रचित क्या है? मनु स्मृति में कितनी स्मृतियां हैं? कुल मिलाकर के मनु द्वारा रचित मनु स्मृति कितनी है? ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 18। अच्छा सर, मनु स्मृति से याद आया सर, मनु कौन है? कहा जाता है कि मनु जो है ब्रह्मा के पुत्र है ना जी, इन्हीं के नाम पर मनु से मनुष्य बन गए, है। चलिए थोड़ा सा जब बात आई है मनु स्मृति की, तो थोड़ा सा हम बात कर ले कि भैया ये बता दो जल्दी से कि वेद कितने हैं? वेद टोटल 4 हैं। वेदांग कितने हैं? वेदांग की संख्या 6। अच्छा जी, उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषद, पुराण, है ना, ये चारों चीजें आपको बतानी है। 2 तो मैंने बता ही दिया, उपनिषद कितने हैं और पुराण कितने हैं, है ना। 18 पुराण है और 108 क्या है? उपनिषद है। मनु की संख्या कितनी है? मनुस्मृति 18 है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि निम्नलिखित में से किस वंश के सुल्तानों ने सबसे कम समय तक, कहां है भैया? सबसे कम समय तक देश पर शासन किया, तो थोड़ा सा देखते चलेंगे कि कौन कौन कब कब शासन करेगा। इसमें जो सबसे पहला वंश आया है, इसका नाम है गुलाम वंश। थोड़ा गुलाम वंश की बात कर लेते हैं। गुलाम वंश आया कब था? ये भाई साहब जो गुलाम वंश है ना, थोड़ा सा हम यहाँ पे लेते चलते हैं, सी गुलाम वंश को लेते हैं। ये भाई साहब कब आए थे? ये 1206 एडी में, यानी कि ईस्वी में। कौन आया था भाई? इस समय आए गए थे ऐबक, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सबसे पहला गुलाम वंश। अच्छा, गुलाम वंश के अंदर ये जो गुलाम वंश है ना, इसका शासन कब से कब तक रहा? तो गुलाम वंश का शासन रहा आपको 1206 से लेकर के 1290 तक। ठीक है, अच्छा जी, गुलाम वंश में ये जो गुलाम वंश है, इसमें 3 वंश थे। कौन कौन से वंश थे? तो इसमें जो सबसे पहला वंश था उसे हम लोग कहते हैं कुतुबी वंश, कुतुबी वंश, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर था कुतुबी वंश। दूसरा भैया, दूसरा कौन आया था? याद करो, इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश के लिए हम कहेंगे शमसी वंश। कौन सा वंश है? ये शमसी वंश है। और इसके बाद याद करो कौन आया था? बलबन। हाँ जी, तो वही भैया बलबन के से बन गया बलबनी वंश, है ना जी। तो गुलाम वंश में कुल कितने वंश हैं भैया? गुलाम वंश कुल मिलाकर के 3, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसी और उसके बाद बलबनी, है ना। जैसे ही हमको दिखने के लिए मिलेगा कि गुलाम वंश का खात्मा होगा, और गुलाम वंश के जब खात्मा होगा तो कौन आएंगे कहानी में? आ जाएंगे खिलजी। कौन से खिलजी भैया? जलालुद्दीन खिलजी, है ना। ये कब आएंगे? 1290 में, है ना, 1290 में आएंगे। और कितने साल? ये भाई साहब ज्यादा नहीं, सिर्फ 6 साल गद्दी पर रहेंगे। कब तक? 1296 तक, है ना। कौन?
जलालुद्दीन खिलजी। ठीक, अच्छा खिलजी के बाद इसका जलालुद्दीन खिलजी का जो बेटा है, बेटा नहीं दामाद है, कौन है, दामाद है ना, ये दामाद है और प्लस ये भतीजा भी है, कौन है, इसी गयासुद्दीन सॉरी इसी जलालुद्दीन खिलजी का दामाद और भतीजा, जिसे हम क्या कहते हैं, अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं। क्या कहते हैं, अलाउद्दीन खिलजी, है ना जी। अच्छा एक चीज और बता दें कि भैया इसके बाद फिर अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया, कब से कब तक किया, 1200 ये कब आए थे भाई साहब, 1296 से लेकर के, है ना, ये भाई साहब 1316 तक शासन किए और इसके बाद 4 साल के बाद इनकी सत्ता समाप्त हो गई, यानी कि 1290 से लेकर के और 1320 तक मात्र 30 साल तक इनका शासन रहा। कहानी में हमने देखा किसे, खिलजी को। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे तुगलक ये क्या कहते हैं, लोधी वंश की, है ना, तो लोधी वंश में हमने देखा किसे, मोहम्मद बिन सॉरी कह रहे हैं इब्राहिम लोधी, जिसे सबसे अंत में कब तक, 1526 तक आपको देखने के लिए मिलेंगे, कौन, हमारे लोधी। इसके बाद अगर हम बात करें तुगलक की, है ना, तो मोहम्मद बिन तुगलक नाम आपको याद होगा। थोड़ा सा अगर दिमाग पर अगर जोर डालें तो कब से कब तक थे ये भी देख ही लेना चाहिए, कोई बड़ी चीज नहीं है भाई। ये जो है कब तक, ये 1414 तक, और ये भाई कब तक है, 1526। 1526 में कौन आ जाएगा भाई, बाबर आ जाएगा, और उसके बाद लोधी वंश के बाद कौन बन जाएंगे, भारत में किसका शासन होगा, मुगल का होगा। ठीक है, यहां तक की कहानी हो गई क्लियर। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, आगे देखते जाए भाई, क्या है, सुनता हूं, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया, तो भैया शुरुआत किसने की थी, सबसे पहले ये जान लीजिए। शुरू करने वाले कौन थे, ऐबक। ऐबक का काम आगे चल के पूरा किया किसने, इल्तुतमिश ने, और उस काम को फिर आगे चल के पूरा किया किसने, हमारे फिरोज शाह तुगलक ने। किसने नहीं कराया, तो भैया वो थे हमारे अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा सर, अलाउद्दीन खिलजी का संबंध किस चीज से है, जरा बताते हैं। ये अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे का निर्माण कराया था। क्या चीज, अलाई दरवाजा। इतना ही नहीं, ये अलाई, ये जो है ना, ये सीरी को अपनी राजधानी बना दिया था। सीरी को क्या किया था, राजधानी बनाया था। ठीक है, तो सीरी का किला किसका है, भैया अलाउद्दीन, हम कह सकते हैं खिलजी। ठीक है, इसके बाद आगे देखें कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध मेदिनी राय, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा सवाल है कि मेदिनी राय और बाबर के बीच लड़ा गया। तो भाई साहब अगर बाबर की हम बात करें तो बाबर द्वारा भारत में लड़े गए कौन से युद्ध थे। सबसे पहले बाबर आया, है ना जी, पानी पिया, खाना खाया, ठीक है, उसके बाद चल दिया, बोले कहाँ चल दिया, बोला घरे चल दिया, है ना जी, घरे गया, मर गया। पानीपत 1526, खानवा 1527, चंदेरी, है ना, ये चल जो हमने लिखे है ना, चल 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 से हो जाता है चंदेरी, क्या हो जाएगा, चंदेरी, क्या होगा, चंदेरी। चंदेरी कब, 1528। अच्छा, यही चंदेरी का युद्ध जो था ना, यही मेदिनी राय के साथ हुआ था, कहा गया, मेदिनी राय के साथ, तो चंदेरी का युद्ध। और इसके बाद बात करें घग्गर का, तो घग्गर का युद्ध कब हुआ था, 1529 में। और 1530 में ये जो मरा, तो मरा कौन, याद रखेंगे कि कौन थी, इब्राहिम लोदी थी ना, इब्राहिम लोदी की माँ, है ना, इब्राहिम लोदी की माँ जो है, ये क्या दे दी थी, ये विष दे दी थी, किसको, बाबर को। इसी से बाबर की मृत्यु हो गई। तो ये रहा बाबर का पूरा खाता खेसरा भारत में। चलिए भैया, अच्छा रुको, कुछ काम कर लिया जाए भाई, वापस आया है तो करना पड़ेगा ना जी। हाँ चलिए, हाँ जी, आप लोग इस लायक नहीं है कि आप लोग के नाम के आगे लॉर्ड लगाया जाए, ठीक है। हाँ, फालतू का ही क्या कहते हैं, वो सियरवा नहीं कहा जाता है, गिरंगायल है, सियरा हुए है, खाली रंग लिया है। एक्चुअली लॉर्ड ही सब जानते हो काहे लगाता था, इसको, ये सबको लगता है ना कि लॉर्ड लगा लेंगे ना तो सब बहुत इज्जत करेगा, सब लगेगा कि हाँ इज्जत, पर सही बात भी है यार, आज तक ही लगता आ रहा है यार, आज भी हाथ जोड़ के फिर वापस वही रिक्वेस्ट सबसे, है ना, लॉर्ड को हटाना है इन लोगों के नाम के आगे से। चलिए खैर, कहानी की शुरुआत करते हैं भैया। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में हुई, है ना जी, इसका सही आंसर होगा कौन, मेयो। अच्छा सर, मेयो की अगर हम बात करें तो ये मेयो की हत्या किसने की थी सर, थोड़ा सा ये हम बात करते हैं। उसका नाम था अफरीदी अली, है ना। ये भाई साहब क्या किए थे, मेयो की हत्या, कहां पर, तो पोर्ट ब्लेयर में। कहां पर, पोर्ट ब्लेयर। अच्छा जी, पोर्ट ब्लेयर में ही ये काला पानी याद है, काला पानी, इसी में
भाई साहब पकड़ा गए, अफरीदी अली साहब बोले ओहो आज तो होगा, बोले क्या होगा, बोले है ना आज क्या बनेगा, हाँ आज बनेगा इनका। चलिए अगला सवाल, आगे का जो सवाल है देखिए कितना बढ़िया मस्त, महाराणा रंजीत सिंह का संबंध किस मिसल से है। अब सबसे पहले तो दो तीन चीजें जाननी है कि एक हो गए हमारे महाराणा रंजीत सिंह जी, उसके बाद आया मिसल। सर मिसल क्या होता है, कितना होता है, तो देखो एक तरीके से आप कह लें एक मतलब एक संगठन टाइप से आप समझ सकते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है, सर मिसलों की संख्या 12 होती है। किस धर्म से संबंधित है या किसको फॉलोअर, इसके जो फॉलोअर हैं वो कौन है, वो इसके फॉलोअर सिख होते हैं, है ना जी। अगर बात करें महाराणा रंजीत सिंह की, इनका संबंध किससे है, सुकर चकिया से है। अच्छा सर, अगर सर ठीक है सुकर चकिया से है, ये चीज समझ में आया। सर रंजीत सिंह के बारे में थोड़ा सा चीज तो बता दो। हमने कहा चलो भाई बिल्कुल बताते हैं रंजीत सिंह से। अच्छा एक चीज और ना, सुकर चरिया के ये जो है मतलब इसके संस्थापक कौन है ये जान लीजिए, इसके संस्थापक है चरत सिंह। कौन है, इसके संस्थापक है चरत सिंह, ठीक है। अच्छा जी ये तो हुआ चरत। अब महाराजा रंजीत सिंह के बारे में जानते हैं। देखिए भैया इनको शेरे पंजाब भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इनको शेरे पंजाब भी कहा जाता है। इन्हीं का दूसरा नाम भारत का लघु नेपोलियन भी है। क्या है, लघु नेपोलियन, है ना जी। इसको कहा जाता है हमारे महाराजा रंजीत सिंह जी को कहा जाता है, ठीक है। अगर इसके बाद हम आगे बात करें, अगला जो सवाल है वो क्या है भैया, अगला सवाल कहा गया, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो, पहले तो ये समझ लीजिए कि खुसरो किसका बेटा था, ठीक है। तो आधा क्लियर ऐसे, आधा ना कंफ्यूजन ऐसे क्लियर हो जाएगा। तो खुसरो जो था ये जहांगीर का बेटा था। किसका बेटा था, जहांगीर का, ठीक है जी। अच्छा अब तो हो गया ना क्लियर। अब बताइए जहांगीर के समय कौन थे इसमें, सिंपल सी बात है अर्जुन देव थे, है ना जी। तो आप अर्जुन देव आराम से मार सकते हैं। अच्छा अर्जुन देव कौन थे, आपको बता देते कि ये अर्जुन देव जो है ना ये 5वें गुरु थे। कितने, 5वें। हरगोविंद, ये जो हरगोविंद जी जो है ये 6ठे गुरु हैं, ठीक है। तेग बहादुर जी 9वें गुरु हैं और गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु हैं। और ये गुरु गोविंद सिंह जी है जिनके समय में क्या हुआ है, हाँ गुरु ग्रंथ साहिब की का क्या किया गया, संकल्प, क्या चीज, गुरु गोविंद सिंह के ही समय में क्या किया गया है, गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब इसकी जो रचना की गई है इनके समय, गुरु गोविंद सिंह के ही समय में, है ना। इसी गुरु गोविंद से ये जो आपको गुरु ग्रंथ साहिब बताई गई है। देखो भाई सिखों में कहा जाता है कि सिखों में कुल मिलाकर के कितने गुरु हैं, गुरुओं की संख्या कितनी है, 10, है ना जी। इसी 10 गुरुओं की 10 में से एक हटा दीजिए गुरु गोविंद सिंह को, इन्हीं के समय हुआ है इसलिए इनको नहीं ऐड किया गया। इसमें क्या हुआ कि शुरू के जो 9 गुरु हैं, है ना, कितने गुरु, 9 गुरु प्लस कबीर दास जी, कबीर दास प्लस बाबा फरीद, इन्हीं सब की बातों को लिखा गया है और किसे कहा गया है, उसे कहते हैं हम लोग गुरु ग्रंथ साहिब। संकलन किसके समय, हमारे गुरु गोविंद सिंह के समय, ठीक है। ये गुरु अर्जन देव, हम ये बता रहे क्या है भाई, क्या हुआ था कि जहांगीर जो था ना उसका बेटा था, कौन, उसका बेटा था खुसरो, ठीक है। अब वो खुसरो अपने बाबूजी के खिलाफ कर दिया है, भोगला क्या चीज है, विरोध होगा नहीं जी, ऐलान करते हैं जंग का, है। दौड़ दौड़ किसके पास गया, अर्जुन देव का। अर्जुन देव बोले कि तुम भगवान भला करे तुम्हारा, है ना, तुम अच्छा काम कर रहे हो जी, भाई अच्छे काम के लिए खड़ा होगा तो अच्छा काम कर रहे है ना। तो इन्होंने क्या किया था, इसका इनको शरण दिया था। चलिए इसके बाद बात करें कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। तो राजेंद्र प्रसाद जी के पास जो विभाग था उसको कहते हैं हम लोग खाद्य और कृषि। बात कर लेते हैं रक्षा किसके पास था भैया, रक्षा था बलदेव सिंह के पास। किसके पास, रक्षा था बलदेव सिंह के पास। अच्छा सर, अगर हम बात करें विदेशी मामला का मंत्रालय, विदेशी मामला और राष्ट्रमंडल, इसका संबंध किसके साथ था भैया, ये था किसके पास, हमारे नेहरू जी के पास। कौन से नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी। इतना ही नहीं, इस अंतरिम सरकार में क्या था, इसके अंतरिम सरकार जो बनी थी, इस अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष कौन थे, ये भी उपाध्यक्ष कौन थे, नेहरू जी ही थे, ठीक है। तो ये रहा यहां तक का सवाल। चलिए इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो बात करेंगे 1830 में, 1830 के दशक में पटना में क्या हुआ था भाई, एक वहाबी, है ना जी, कहां पर, सीताना और पटना में एक विद्रोह हुआ था जिसे वहाबी विद्रोह कहा जाता है, ठीक है। अच्छा सर, कभी कभी पूछ लेता है कि इस वहाबी विद्रोह का, है ना, नेतृत्व कौन कर रहे थे। तो नेतृत्व आपको सबसे पहले तो जान लीजिए कौन सा था, वो वहाबी, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके नेतृत्व करता हमेशा पूछ लिया जाता है
तो आपको याद रखना है इनके इनके क्या बता रहे थे, हाँ इसके नेतृत्व है ना जी, कौन इनका जो पटना से कौन नेतृत्व कर रहे थे। दरअसल ये बता दें कि ये यहाँ का है नहीं, ये वहाबी कहाँ से है, ये एक मुसलमान क्या है, इस्लामिक का आंदोलन हुआ था है ना भारत में। इसके यहाँ पर जो थे सैयद अहमद बरेलवी, सैयद अहमद बरेलवी ये क्या थे, इसके यहाँ पर ध्वजावाहक रहे, इसको चलाने वाले रहे है ना, एक तरीके से हम कह सकते। चलिए इसके बारे में तो हम लोग चर्चा पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार सवाल हमारे सामने आया है, देख लेते हैं कि भैया भारत में शिक्षित वर्ग ने क्या किया है। 1857 में विरोध किया, समर्थन किया, तटस्थता बनाए रखे या देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया। पढ़ा लिखा समाज था है ना, वो सोचता था जो चीज अच्छी है उसका अच्छा का क्या करता था, सपोर्ट करता था, जो बुरा है उसका बुरा। तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने क्या किया, विद्रोह से एकदम तटस्थता बना के रखी थी भाई, खुद से मतलब बहुत ज्यादा वो नहीं किए थे, इन्वॉल्वेशन खुद का बहुत ज्यादा नहीं लिया। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें कि भाई हमारे अगले जो है क्या, हमारा जो अगला सवाल है इसका ये है क्या भाई, कि जो स्वामी विवेकानंद है इन्होंने 1893 में कहां पर आयोजित विश्व धर्म संसद, याद है कहां पर हुआ था भाई, कहां हुआ था, शिकागो में हुआ था है ना, कहां हुआ था, शिकागो में। अच्छा सर इससे रिलेटेड कुछ चीज पूछ लेता है, जैसे यहाँ पे पूछ लेगा आपसे कि भैया स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम बता दीजिए, क्या चीज, तो इनके गुरु जी का नाम था परमहंस है ना, परमहंस, महर्षि परमहंस, ठीक है। इन्हीं के क्या भाई, ये जो है हमारे विवेकानंद जी, इन्हीं के जन्मदिन, इनका जन्मदिन कब मनाया जाता है भैया, 12 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को इनका जन्मदिन मनाया जाता है। और इनका जन्मदिन मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। किसमें भैया, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में ये मनाया जाता है, ठीक है। ये रहा यहाँ तक का सवाल। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं भैया, किस निम्नलिखित में से किसने भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं, है ना जी। तो वो अधिवेशन था कराची का, पहले हम आंसर जान लेते हैं। वो अधिवेशन था कराची का 1931। अच्छा सर जैसे ही 1931 देखो दिमाग पर एक चीज और हिट करती है, बोले क्या सर, इरविन है ना जी, गांधी इरविन याद है, हाँ जी, गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन जिसे कहा जाता है। बोले हाँ जी, कौन, 3 है ना। देखो ये जैसे ही दिमाग में आया 30-31 दिमाग में खटाखट क्या आने लगता है, आपके आ जाना चाहिए है ना। चलिए अब आगे क्या देखेंगे। अच्छा सर ये कराची अधिवेशन कहाँ था भाई, ये कराची में। अच्छा यहाँ पर एक चीज और बताइए सर, ये इसके बाद जो हुआ था तो इसमें क्या हुआ था, क्यों गांधी को बोलना पड़ा कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद बना रह जाएगा। इसमें हुआ ये था कि ये भाई साहब जैसे कराची पहुंचे ना, तो इससे जस्ट पहले आपको याद होगा कि गांधी इरविन के ही समय में, समझौते के समय में गांधी जी पर इतना प्रेशर आ गया कि भाई साहब आपको क्या करना है कि इस इरविन से बात करनी है और भगत सिंह की फांसी, याद है भगत सिंह शहीद आजम, 23 मार्च भगत सिंह, ये कहा गया कि भाई भगत सिंह की फांसी है ना, अब फांसी रोक दिया जाए। लेकिन गांधी जी ने इस मामले में बहुत ज्यादा कोई खास वो अटेंटिव नहीं दिखाया और इसीलिए लोगों में क्या था, गुस्सा, और लोगों में जब गुस्सा होगी तो अपनी अपनी बात को लोग अपने अपने पॉइंट हिसाब से कहेंगे, है ना। दरअसल हुआ ये था कि जब बात, गांधी जी जो थे ना वो थोड़े प्यार से, मतलब क्या कहते हैं, वो प्यार वाले इंसान थे है ना, कहा करते थे देखो भाई ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस हम लोग को क्या करना है, थोड़ा सा मतलब अहिंसा से करना है, सत्य और अहिंसा, मारपीट बिल्कुल नहीं। अच्छा एक चीज और बता रहे, ये जो आपका कराची अधिवेशन ना, ये कराची अधिवेशन ये एक चीज के लिए और फेमस हुआ था, किस चीज के लिए भैया, ये कराची अधिवेशन किस चीज के लिए, आप देखते होंगे राज्यों के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, आप देखते हैं डीपीएसपी है ना जी, इसकी बात की गई है आपके कराची अधिवेशन में। इतना ही नहीं, एक और चीज क्या भैया, आपको जो मौलिक अधिकार मिले हैं, क्या चीज, आपको मौलिक अधिकार जो मिले हैं इसकी भी चर्चा कहाँ की गई है, हमारे इस कराची अधिवेशन में। कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि इसकी नींव हमको कराची के अधिवेशन में दिखी, ठीक है। दरअसल हुआ क्यों, क्या कुछ था, हम इस पर अभी अगले एक सवाल पर चर्चा करेंगे, है ना। अगला सवाल जो है देखिए, जस्ट अगला सवाल अब आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, वो गांधी जी वाला सवाल ना बहुत अच्छे समझ में आएगा। हुआ ये था कि किसने कहा था भाई कि मेरे ऊपर किए गए लाठियों से एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत में आखिरी कील होगी,
जब लाठी वाला सवाल आए तो दिमाग में खटाक से बैठ जाना चाहिए कि इन्हीं व्यक्ति की हत्या ना कैसे हुई थी, लाठी से, अंग्रेजों की लाठी से। कौन थे? तो लालाजी राजपत राय। कब की बात है? 1928 की बात है। देखिए भैया 1928 की बात है, लाला लाजपत राय। अच्छा, लाला लाजपत राय कौन है, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये लाला लाजपत राय जी जो है ना, ये गरम दल के क्या है, नेता है। और गरम दल किस चीज से है? गरम दल के ये भाई साहब नेता है। अच्छा, गरम दल में इनका बहुत फेमस नाम था, लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते थे। कौन? लाल बाल और पाल, है ना जी, तीन, लाल बाल और पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, तो ये तीनों की तिकड़ी को लाल बाल पाल कहा जाता था। गरम दल के बहुत फेमस नेता। और ये लोग क्या करते थे भाई, ये थोड़ा सा एंग्री होकर के क्या किया, ये लोग अंग्रेजों के सामने, है ना, और ये पहुंच गया कि नहीं भाई अब ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। इसी बीच में क्या हुआ कि ये साइमन कमीशन के खिलाफ ये लोग क्या थे, सारे हाईवे। अच्छा, इसमें क्या हुआ कि अब अंग्रेज लाठी चला दिया, अब लाठी चलाया तो इनके सर पे लगा। अच्छा, इनके जो थे ना, इनको मानने वाले भगत सिंह बहुत तगड़ा थे। अब आपको गांधी जी की कहानी समझ में आएगी, है ना। इनको गांधी जी, ये भगत सिंह ना बहुत बहुत प्यार करते थे, क्योंकि गरम आदमी, और गरम आदमी तो गरम आदमी के हिसाब से समझेगा, है ना जी। अब भगत सिंह क्या हुआ कि जब इनकी हत्या हुई, किसकी? लाला लाजपत राय की, तो भगत सिंह गुस्सा हो गए, बोले कि अब नहीं छोड़ेंगे, धमाका होगा, है ना। और गए और जाकर के असेंबली में बम वगैरह फोड़ा। उसके बाद ही क्या होती है, उनको फांसी की सजा होती है। और ये फांसी की सजा रुकवाई जा सकती थी। गांधी जी से इतिहास हमेशा पूछेगा, ये एक अलग सच है कि ये गांधी जी के अध्याय में, गांधी जी के जीवन अध्याय में भगत सिंह जी के संबंधित हमेशा सवाल पूछता रहेगा भारत। लेकिन फिलहाल गांधी जी को जो सही लगा उन्होंने किया। अगर गांधी जी उस दिन उनकी अगर शहादत को रोक लेते तो हो सकता है कि एक उग्र वातावरण ना बन पाता, जिससे लोग और ज्यादा आक्रोशित ना होते। क्योंकि हमारे अंदर आज तक ये आक्रोश है कि नहीं, भगत सिंह को बचा सकते थे। सोचिए, देखो, अगर बचा लिया होता तो ये एंगर आता ही नहीं ना अंदर से, फिर लड़ने के लिए भी कोई चीज, सारी चीजें चाहिए। खैर, ये परिस्थिति है अपने अपनी सोच के हिसाब से, ये तो मेरी अपना मेरा व्यक्तिगत राय रहा, इसको ज्यादा लेना नहीं है। चलिए भैया, हाँ जी, किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा, यानी कि PIL, हमेशा सुनते होंगे, है ना। अगर आप नहीं भी बड़े जॉली LLB देखे हैं जी, है जॉली LLB है, जॉली LLB 2, क्या लिखा है? PIL दायर कर दिए, है ना जी। हाँ जी, जनहित याचिका कहा जाता है। मतलब कोई अगर कंसर्न नहीं है, कोई अगर नहीं सोच रहा है, तो आपको मन करे, आपको लग रहा है कि नहीं इस मुद्दा पर बोला जा सकता है, उठिए जाकर के वो PIL डाल दीजिएगा। नहीं भाई, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। ये कब लाया गया था? ये PN भगवती के समय लेकर के आया गया था। अच्छा जी, आपको अब जरा सा बता देना है कि ये PN भगवती जी जो है ना, ये भारत के कितने नंबर के क्या थे? चलो हम ही बता देते हैं। ये भारत के 17वें नंबर के क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे, है ना, थोड़ा सा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि मुख्य न्यायाधीश भारत के अभी वर्तमान में कौन है। चलिए अगला बात करेंगे हम, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई। दरअसल नीति आयोग, इसको अगर हम लोग लिखते हैं ना, इसका नाम होता है NITI। क्या होता है? नीति आयोग, NIT, सॉरी, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना जी। दरअसल इसका पुराना जो नाम है, इसका नाम था योजना आयोग। क्या नाम है? योजना आयोग, है ना जी। अच्छा, योजना आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं, ये कौन होते हैं जी? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, है ना जी। तो अभी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? हमारे मोदी जी होंगे, राइट। अच्छा, इसके बाद क्या किया गया कि एक पोस्ट बना दिया गया, किस चीज के लिए? इसके देख रेख करने के लिए, कि CEO से कहा जाता है ना जी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, CEO। तो अब आप थोड़ा सा मुझे बता दीजिए कि इसके जो CEO है ना जी, वो कौन है? फिलहाल BVR सुब्रमण्यम। कौन है? BVR सुब्रमण्यम जी। ये फिलहाल देश के नीति आयोग के क्या है? CEO है, राइट। हाँ भाई, तो सवाल क्या है कि इसकी स्थापना की गई किसके द्वारा भाई? इसको हम लोग कब लेकर के आए थे? तो इसको हम लेकर के आए थे संघीय मंत्री परिषद के द्वारा। एक विशिष्ट प्रस्ताव से इसको लेकर के आया गया था। आपको पता होगा, हर एक 5 साल पर काम करने के लिए यहाँ पर पंचवर्षीय योजना लागू की जाती है। ये काम किसका था? योजना आयोग के अंडर। चलिए
इसके बाद हम बात करें, अगला जो हमारा सवाल बनता है, संविधान के किस अनुच्छेद में व्यस्क मताधिकार की बात की गई है? भैया मताधिकार जग जाइए, इलेक्शन आ गया है। कौन सा इलेक्शन है? हम पहले बात करेंगे लोकसभा की। कौन सी लोकसभा है? तो 18वीं लोकसभा है, राइट। अच्छा जी, अभी इलेक्शन होने जा रहा है ना जी, तो चलिए जल्दी से बता दीजिए कि इलेक्शन जो कराते हैं इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन जिम्मेदार है, मतलब किस व्यक्ति को पूरे देश में चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तब तक हम बात करेंगे, इसमें हम 324 की बात करेंगे, 325 की बात करते हैं, 326 की बात करते हैं और 327 की भी बात करेंगे। इसके अलावा 328 और 329 और 329 का एक, यानी कि कुल मिलाकर के 7। 324 से कहां से? 324 से लेकर के 329 तक की बात, 329 ए तक की बात की जाती है हमारे ये संसद भारतीय संविधान के अनुच्छेद में। चुनाव संबंधित एक एक करके देख लेते हैं। भैया 324 में कहा जाता है कि जो क्या है चुनाव आयोग है, ये क्या करेगा? ये निर्देशन करेगा, है ना। ये क्या करेगा? ये आपको बताएगा कि कैसे, कब, कहां और किस तरीके से क्या करना है, इलेक्शन करना है। और ये सारा काम किसका होगा? ये हमारे चुनाव आयोग का होगा। 325 में कहा गया कि भाई कोई भी आदमी जाति, लिंग, धर्म और नस्ल के आधार पर ना अयोग्य होगा और ना ही दावा कर सकता है। अगर हम 26 की बात कर लें तो इसी 26 में कहा गया कि भाई साहब आपकी जो उम्र है वो क्या कर दी जाएगी? वो उम्र एक बता दी जाएगी। कितनी उम्र बता दी गई भाई? तो अभी उम्र कितनी रखी गई है? 18, है ना जी। अगर आप 18 साल के हैं भाई साहब तो आप क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं वोट। अच्छा सर, पूछ लिया जाए कि अच्छा किस संशोधन के तहत? तो बताया जाएगा कौन सा? 61वां संशोधन। कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप डालेंगे, है ना। 1988 में ये हुआ था, राइट। इसकी बात हम करेंगे। और 27 की अगर हम बात करें कि भैया 327 में क्या है, इस 327 में हम बात करेंगे विधानमंडल जो चुनाव होते हैं उसमें संसद की क्या शक्ति होती है, क्या संसद का उसमें रोल रहता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय एजेंसी को सलाह देने एवं मार्गदर्शन देने हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की बात कर रहे हैं। कब की गई थी ये? भाई ये किसकी अध्यक्षता, ये किसकी अध्यक्षता में, किसकी सिफारिश पर की गई है? उसके उनका नाम है हमारा के संथामन। कब दिया था इन्होंने? 1961 में। लागू कब किया गया? 2003 में। ये पूछ लिया जाता है भैया कब किया? 2061 में इन्होंने क्या किया था? सिफारिश किया था कि हाँ सर इसको लागू, क्षमा करें 2061 नहीं, 1964 में। और इसको 2003 में क्या किया गया? लागू किया गया, सतर्कता आयोग, है ना। और कहा गया कि नहीं भाई अब जितने भी लोग हैं वो सारे क्या करेंगे कि इस विलियंस के अंदर में आएंगे। इसके बाद अगर बात करें, अगला सवाल जो हमारा क्या है? किसी व्यक्ति को भगोड़ा, तो विजय माल्या भाग गया, माल्या है, माल लेके भाग गया, नहीं जी, माल लेके भाग गया, बहुत सारा पैसा लेके भाग गया, है ना जी। हाँ जी, तो भाई उसको एक चीज बताइए, विजय माल्या को आखिर भगोड़ा आर्थिक अपराधी किसके द्वारा घोषित किया जा सकता है? बढ़िया सवाल सर। उसको भगोड़ा कौन साबित किया? तो पता होना चाहिए ना जी अपने पास भी। बोले हाँ सर, कौन? उसको कहा जाता है कि धन शोधन अधिनियम के तहत नामित एक विशेष न्यायालय। ये विशेष न्यायालय क्या करती है? ये कहती है कि हाँ ये फलाना आदमी फलाना इतना रुपया लेकर के भाग गया, इसको भगोड़ा घोषित कर दिया जाए। ठीक है, अगला सवाल हम चलेंगे कि संयुक्त राष्ट्र मानव विकास रिपोर्ट, है ना, ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? इस पर हम लोग चर्चा पहले भी कर चुके हैं। उनका नाम है महबूब उल हक। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये कहां से है, इनका आपको बताना है स्थान, कि ये किस स्थान से है ना। और आपको बताना है कि इनका पूरा नाम क्या है। ये यहाँ पर लिखा हुआ नाम पूरा नहीं है, इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, आप लोग पीछे वाली वीडियो भी देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें आज के हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन की, क्या है भैया क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, है ना जी, नॉर्थ अमेरिकी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि NAFTA, नाफ्ता का सदस्य नहीं है, नॉर्थ अमेरिकी, राइट। इसमें कौन होगा भैया? ये कनाडा तो होगा ही होगा क्योंकि ये है। मैक्सिको भी होगा, अमेरिका को आप छाट नहीं सकते क्योंकि अमेरिका का ही है, तो अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा को कौन नहीं होगा? ये होगा हमारा ब्रिटेन। ये भाई साहब इस ग्रुप में के सदस्य नहीं है ना। अब हमारा अगला और अंतिम प्रश्न जिसे हम देखें क्या है भाई कि 75 नंबर क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रामीण आबादी
प्रतिशत सर्वाधिक है, किस जगह पे गांव सबसे अधिक है। आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में हमने इस पर चर्चा किया था, है ना, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि भैया ये जो आंसर है ये क्या है, हिमाचल प्रदेश, ताकि एक बार रिवीजन होता रहे आपका, है ना। चीजें बार बार आएंगी तो यही सारी चीजें तो रिपीट किया जाता है एग्जाम में, तो बार बार आएंगी, बार बार हम इसे समझेंगे तो क्या होगा, दिमाग में बैठा रहे, ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे किसका, तो बिहार का। अच्छा जी सर यूपी में कितना था जरा बता दीजिए, हम बताएंगे। देखो भैया 89.9% है ना, और बिहार की अगर बात करें तो 88% हमारे पास क्या है, ग्रामीण आबादी है ना जी। ये रहा है आज तक का, आज का ये सवाल। इसी के साथ ये आप लोग का प्यार मिलता रहे, तब तक के लिए बने रहिए, है ना। और एक छोटी सी जानकारी और भी दे देते हैं आपको। फिलहाल 17 जिलों के 35 सेंटर्स पे ये टेस्ट आयोजित, फ्री टेस्ट आयोजित की जा रही है बिहार एसएससी के लिए। आप सभी लोग जुड़िए और अपने छोटे छोटे भाइयों को भी, उनको भी रिकमेंड करो यार, ये सारी चीजें जानने वाली चीजें, अच्छी चीजों को तो फैलाना चाहिए, है ना। तो आप फैलाए और बने रहे सेशन में। जय हिंद।